नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं हूं नवोदिता मिश्रा। पिछले दिनों अंतरिक्ष आकाश को निहारने का अनायास मन किया। वजहें थीं, एक ओर आर्टेमिस ओरायन की चंद्र यात्रा तो दूसरी ओर भारतीय स्टार्टअप्स के बनाए रॉकेट्स के प्रक्षेपण की खबर, जिसमें युवा छात्र वैज्ञानिकों का अपूर्व योगदान भी शामिल है। इसके अलावा इसरो के नित नए कार्य तो हैं ही। अब ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं को प्रत्यक्ष देख पाना तो शहरों के प्रदूषित आसमान में असंभव सा ही प्रतीत होता है, बल्कि इस मौसम में ग्रह तारे देखने के लिए भी परिवारों को जाना पड़ता है समुद्री सतह से ऊपर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर, यानी किसी हिल स्टेशन पर, किसी डार्क शांत जगह। अब शर्म अल शेख में आयोजित COP27 के निष्कर्ष फिर कभी, खासतौर पर वैश्विक पर्यावरण के बिंदुओं को लेकर। आज पत्रिका की नजरें हैं इस आसमां से भी ऊपर, लेकिन उसके लिए चाहिए एक बढ़िया सा टेलीस्कोप और जैसे तुमने कहा, किसी अंधियारी साइलेंट जगह पर। लेकिन तुम्हारा फेमस साइलेंस हर जगह नहीं चलेगा। मत भूलो, इसी माह संविधान दिवस है और साथ साथ इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस भी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर को अद्वितीय तरजीह देता है। इस बात पर तो मैं अपना साइलेंस जरूर तोड़ूंगा, क्योंकि सक्रिय शोर की जरूरत है। देश ही क्या, पूरी दुनिया में वैज्ञानिक सोच का प्रसार करने के लिए। और देखना, हमारा संविधान इस दिशा में विश्व गुरु बनने का सामर्थ्य रखता है। अर्थशास्त्री, संविधानविद और लेखक डॉक्टर नरेंद्र जाधव के अनुसार भारतीय संविधान में ये जो आर्टिकल है 51A, ये फंडामेंटल ड्यूटी, मूलभूत कर्तव्य जो है, वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका मतलब है कि हम सब समाज का ये एक मूलभूत कर्तव्य ये है कि शास्त्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और किसी चीज की समीक्षा करते हुए उसमें व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए सतत रूप से आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, साइंटिफिक इंक्वायरी करनी पड़ेगी। उस माध्यम से आपको समाज के वृत्ति में बदलाव लाना, ये हमारे संविधान का एक मूलभूत कर्तव्य कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों किया गया है ये? अगर आप समाज में देखेंगे तो आज भी बहुत सारी अंधश्रद्धा है। एक तरफ पुरानी अंधश्रद्धा है और दूसरी तरफ हम साइंटिफिक इंक्वायरी का, साइंटिफिक टेम्पर को लेके अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। एक कारण ये मूलभूत कर्तव्य है और दूसरा कारण ये है कि आहिस्ता आहिस्ता पुरानी जो परंपरा रूढ़ी है, जो अहितकारी है, वो कम होते जा रही है और लेकिन उसमें और भी काम होना जरूरी है। डॉक्टर जाधव, आपने जितना काम बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कृतित्व का विश्लेषण करने में किया होगा, संभवतः बहुत कम लोगों ने किया होगा। उनके अनेक पहलुओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला पहलू, उसके साथ हम उनके जीवन का कौन सा हिस्सा जोड़ सकते हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये उच्च प्रति के अर्थशास्त्री थे। आप उनकी अगर डिग्रीज देखेंगे तो उसमें MA की डिग्री अर्थशास्त्र में है, PhD की डिग्री जो पहले मिली वो अर्थशास्त्र में है। फिर ये MA की डिग्री उनको मिली 1915 में अर्थशास्त्र में कोलंबिया विश्वविद्यालय से, और 1917 में उनको PhD मिल गई, वो भी अर्थशास्त्र इस विषय को लेके। बाद में वो इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में जाने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की पदवी डिग्री जो हासिल की, वो भी अर्थशास्त्र में। और ये तीनों बड़ी डिग्रियों के साथ साथ उन्होंने कायदे का भी, विधि का भी अभ्यास किया और बैरिस्टर भी बन गए। लेकिन वो मूलतः अर्थशास्त्री थे और उनके जो प्रबंध है वो
एमए के लिए लिखा हुआ छोटा प्रबंध हो, या तो पीएचडी के लिए लिया हुआ प्रबंध हो, या तो डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए क्या प्रबंध हो, ये सारे प्रबंध है वो बिल्कुल साइंटिफिक इंक्वायरी पर आधारित है। और उसमें अनुमान जो लगाया गया है, निष्कर्ष जो निकाले गए हैं, वो पूरे डेटा की छानबीन करके उसका प्रॉपर एनालिसिस करके उन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं वो सब में उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूरी तरह से प्रतीत होता है। हमारे संविधान की वैज्ञानिक सोच के बिंदुओं पर प्रकाश डाला संविधानविद, अर्थशास्त्री और लेखक डॉक्टर नरेंद्र जाधव ने। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। शांत। आज चलते हैं नैनीताल के निकट स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एरीज। टेलीस्कोप्स को लेकर मन में बहुत सारे सवाल हैं। पत्रिका से कहते हैं मिलाए एरीज के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण पांडे से। आसमां से आगे देखे क्या दिखता है, कुछ विशेष अंश। डॉक्टर पांडे, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। जानना ये चाहेंगे कि एक आम व्यक्ति के लिए टेलीस्कोप एक लंबी सी दूरबीन है जिसमें लेंस लगे होते हैं दूर की चीजों को देखने के लिए। समय के साथ इस प्रकार के टेलीस्कोप्स का ही विकास होता गया या अन्य तरह के टेलीस्कोप्स का भी आविष्कार हुआ है? धन्यवाद मनोज जी। टेलीस्कोप यानी दूरबीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। तो चाहे हम गैलीलियो के समय की बात करें या 400 वर्ष पूर्व में ये किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ, और आज जबकि हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च कर चुके हैं, तो गैलीलियो से लेकर के JWST के लॉन्च होने तक की कहानी अपने आप में बहुत अनूठी है। और तब से दूरबीन के स्वरूप, उसके आकार, प्रकार और उसके उपयोगों में बहुत ही विकास आया है। इसको बहुत संक्षेप में अगर कहें, शुरुआत में दूरबीनें बनी तो हम उन्हें अपवर्तक यानी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के रूप में देखते थे, लेकिन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की अपनी तमाम ऐसी लिमिटेशंस हैं जो उसके बड़े आकार को जाने में रोकती हैं। उसके नाते परावर्तन की जो फिजिक्स का जो सिद्धांत है उसमें आज के डेट में बहुत एक स्थान हासिल किया है विश्व ने, और ज्यादातर बड़ी दूरबीनें परावर्तक हैं। और जब हम परावर्तन के सिद्धांत की बात करते हैं तो यह 2 मिरर या 3 मिरर से बना हुआ एक सिस्टम हो सकता है। सिंगल मोनोलिथिक मिरर भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि हम आज के जमाने में सेगमेंटेड मिरर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिसके माध्यम से हम एडॉप्टिव ऑप्टिक्स, नॉर्मल ऑप्टिक्स और एक्टिव ऑप्टिक्स से भी अलग हट करके अब हम आज के डेट में एडॉप्टिव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, जिसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो कि एक प्लेन वेव फ्रंट होता है, जो स्काई में टेम्परेचर वेरिएशन के नाते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वेरिएशन के नाते उसमें अंतर आता है, और उन करेक्शंस को कंप्यूटर कंट्रोल के माध्यम से जब हम विभिन्न सेगमेंट्स में अप्लाई करते हैं, तब वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक सिंगल आता है, उसमें उन करेक्शंस में एटमॉस्फेरिक करेक्शंस अप्लाई करके, और हम एटमॉस्फेयर को भी बीट करके बेस्ट सीइंग कंडीशंस की इमेज प्राप्त करते हैं। और इसी काल क्रम में ये सारी टेक्नोलॉजी अचीव करते हुए ठीक सेगमेंटेड मिरर टेक्नोलॉजी और एडॉप्टिव ऑप्टिक्स का उपयोग करके हमने आज के डेट में JWST नाम के टेलीस्कोप को भी वर्ल्ड ने लॉन्च किया है, और जिसके माध्यम से हम खगोल शास्त्र में उन ऊंचाइयों को प्राप्त किए हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। इंफ्रारेड का भी जिक्र किया। क्या इंफ्रारेड के जो रिजल्ट्स होते हैं टेलीस्कोप से जब हम देखते हैं, तो क्या एक आम आदमी भी समझ पाएगा उसको? न केवल ऑप्टिकल इंफ्रारेड, मैं तो कहूंगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जब हम बात करते हैं, तो चाहे वो गामा रे हो, एक्सरे हो, अल्ट्रावायलेट हो, ऑप्टिकल हो, इंफ्रारेड हो, यहाँ तक कि रेडियो तरंगों तक के कम तरंग दैर्ध्य की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, वहां तक की छवियों को विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स के माध्यम से हम इमेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और जैसे ऑप्टिकल में इमेज दिखती है,
कुछ उसी प्रकार की छवियों का बनना रेडियो तरंग में भी संभव है। इंफ्रारेड, जहां तक आपने बात की, हम और आप बैठे हुए हैं और हम इंफ्रारेड रेडिएट कर रहे हैं। तवे पे रोटी बन रही है, वहां से नहीं कुछ दिख रहा है, लेकिन वहां से इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंगे निकल रही हैं। तो उन अवरक्त तरंगों को भी हम टेलीस्कोप के माध्यम से फोकस करके और उनको डिटेक्ट करने की डिटेक्टर्स अलग हैं जो इंफ्रारेड में ही डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से कि टेलीस्कोप तो लाइट को इकट्ठा किया, गैदर किया, फोकस किया, लेकिन मुख्य रूप से वो डिटेक्टर है जो रोल प्ले करता है अहम। और ऑप्टिकल के डिटेक्टर अलग होते हैं, अवरक्त तरंगों के अलग होते हैं, रेडियो के अलग होते हैं, गामा रे के अलग होते हैं, एक्सरे के अलग होते हैं, लेकिन सबसे हम ऑप्टिकल इमेज जैसी या उसके समान दिखने वाली इमेज को कंस्ट्रक्ट करके या स्पेक्ट्रम प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का अध्ययन करना बिल्कुल संभव है। एरीज परिसर में ही स्थित एक बहुत ही खास टेलीस्कोप को लेकर, संपूर्णानंद टेलीस्कोप, बड़ी खुशी की बात है कि इसने लगभग 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। डॉक्टर पांडे, इस संपूर्णानंद टेलीस्कोप के जो विशिष्ट गुण हैं और इसकी हाफ सेंचुरी के दौरान जो प्रमुख उपलब्धियां रहीं, उनसे हमारे श्रोताओं को अवगत कराइए। बहुत सही और सामयिक प्रश्न आपने किया है मनोज जी। जैसा कि आपने बताया, संपूर्णानंद दूरबीन जो 1 मीटर व्यास की दूरबीन है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1954-55 में जब ये वेधशाला संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस से नैनीताल में शिफ्ट की गई, तब यही उद्देश्य था कि प्लेन्स के इलाकों में इस ऑप्टिकल टेलीस्कोप से शोध करना और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखना संभव नहीं है। इसलिए हम 2 किलोमीटर की अधिक ऊंचाई पर आए और जिसके माध्यम से संपूर्णानंद जी, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी ये दूरदृष्टि थी और वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसे पहले राजनेता थे जिनका खगोल शास्त्र में भी बहुत ही अधिक रुचि थी। और उन्हीं के और अन्य वैज्ञानिकों के समग्र प्रयासों से 1972 में जर्मनी से यह 1 मीटर व्यास की दूरबीन यहाँ इस संस्थान में लगी, जो 2022 में 50 वर्ष अपने पूर्ण किए हैं। और इस टेलीस्कोप को संपूर्णानंद जी के प्रयासों के आधार पर इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया था। पिछले 50 वर्षों में अनेकानेक ऐसे शोध हैं जो कि इस टेलीस्कोप ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध वैज्ञानिक परिणाम दिए हैं, जिसमें अगर हम बहुत नजदीक के सोर्सेस की बात करें तो हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में, चाहे वो सैटर्न का रिंग हो, यूरेनस का रिंग हो, उसके डिस्कवरी में इस टेलीस्कोप का योगदान रहा है। बहुत सारे नए प्रकार के तारों की भी खोज इस दूरबीन से हुई है। तारा गुच्छ, जिसको कि स्टार क्लस्टर कहते हैं, भारत में सर्वप्रथम उसका अध्ययन ऑप्टिकल और इंफ्रारेड बैंड में इसी वेधशाला में इसी टेलीस्कोप के माध्यम से शुरू हुआ। नए टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो लेंसिंग जैसे जो खगोलीय घटनाएं हैं जो कि आइंस्टीन की रिलेटिविटी थियरी को प्रूफ करती हैं और उसके बारे में अनसीन मास के बारे में भी हम कह पाते हैं को देखा गया है। उसके अलावा अत्यंत ऊर्जावान खगोल एक्सप्लोजन जैसे कि गामा रे बर्स्ट्स और सुपरनोवा जैसे जो सब्जेक्ट हैं, उनके अध्ययन की शुरुआत, खास करके गामा रे बर्स्ट आफ्टर ग्लोज का पहला अध्ययन इसी टेलीस्कोप के लिए गए डेटा द्वारा प्रकाशित हुआ। उसके बाद से तमाम सुपरनोवा के अध्ययन हुए हैं। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई यानी कुछ ऐसी गैलेक्सी के केंद्र हैं जिसमें बहुत ही सुपरमैसिव ब्लैक होल एक्टिवली काम कर रहे हैं और उनका स्वरूप अन्य नॉर्मल गैलेक्सी से बिल्कुल अलग होता है। तो इस प्रकार के अध्ययनों से लगभग 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थाओं में यह संस्थान इस टेलीस्कोप के माध्यम से प्रकाशन किया है और लगभग 60 से अधिक पीएचडी इस टेलीस्कोप के द्वारा उत्पन्न की गई है और 400 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए। डॉक्टर पांडे, एक आम आदमी ये जानना चाहेगा कि इस पूरे अनुसंधान का उपयोग आम जीवन के किन किन क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है? 50 वर्ष पूर्व अगर यह टेलीस्कोप नहीं होती तो भारत में खगोल शास्त्र या फिजिक्स पढ़ने वाले जो छात्र जिन्होंने इनका उपयोग करके हमने जो मानव संसाधन पैदा किया इस देश में, वह हमारा सबसे बड़ा एसेट है। जब ये वेधशाला स्थापित हुई उसके बाद विभिन्न आईआईटीज, एनआईटीज से लेकर के और अन्य विश्वविद्यालयों में यह सब्जेक्ट बड़े पैमाने पर पढ़ाया जा रहा है। उतना ही नहीं, इस टेलीस्कोप और कालांतर में अन्य टेलीस्कोप्स ने जो वैज्ञानिक आउटपुट दिए और जिसके नाते हमने बड़े बड़े शोध किए, जिसके माध्यम से आज भारत विभिन्न प्रकार के मेगा प्रोजेक्ट्स में पार्टनर है और उनके नाते भारत
अपने आप में विश्व में एक अहम स्थान रखता है। जहां तक खगोल शास्त्र के इन जनरल प्रभावों की बात है, अगर इस संस्थान से अलग हट करके समग्रता में हम कहें कि खगोल शास्त्र ने क्या दिया हमको, तो मैं तो ये कहूंगा कि खगोल शास्त्र ने क्या नहीं दिया। ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ, ब्रह्मांड के बारे में समझ हमारी पहले वो नहीं थी जो खगोल शास्त्र को पिछले 100 सालों में समझने में आई है। इसके अलावा अगर आप छोटी सी बात करें तो केपलर लॉ और उसके उपयोग अगर हम नहीं समझे होते, जो कि खगोल शास्त्र का मूल हिस्सा है, तो आज के डेट में नासा और इसरो जैसे संस्थान नहीं पैदा हुए होते। क्योंकि हमने ग्रहों और तारों के ऑर्बिट्स और उनके अध्ययन को करके ही हमने समझा कि किस प्रकार से रॉकेट लॉन्च किया जा सकता है या नहीं लॉन्च किया जा सकता है। तो चाहे आप इनकी बात कर लें या विभिन्न प्रकार के आज हमारे जेब में, सबके जेब में मोबाइल्स है, उसमें जो डिजिटल डिटेक्टर है जिसको कि सीसीडी डिटेक्टर है, उसका भी डिस्कवरी खगोल शास्त्रियों ने ही किया अपने उपयोग के लिए। आप अगर वाईफाई की बात कर लीजिए तो उसकी भी डिस्कवरी रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने की थी। तो जीवन के बहुत छोटे छोटे पहलुओं से लेकर के फिजिक्स के बड़े बड़े सिद्धांतों तक को प्रतिपादित करने में खगोल शास्त्र का योगदान है। एरीज में कार्यरत एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर शशि भूषण पांडे को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। एक सवाल मन में आता है, आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये तो सोच ही सकते हैं कि हमारे मूलभूत साइंटिफिक टेम्पर को विकसित करने में किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। नवंबर माह में तुरंत याद आते हैं दो बहुत बड़े नाम, आचार्य जगदीश चंद्र बोस और डॉक्टर सीवी रामन। आचार्य जेसी बोस के अनुपम योगदान को संक्षेप में छू रहे हैं डॉक्टर शुभ शंकर घोष, साइंस सिटी कोलकाता के क्यूरेटर। नमस्ते दोस्तों, सन 2020 शायद ये साल हम कोई भी भूल ना सके, क्योंकि इस साल में ही हमारे जीवन में एक नए वायरस का आगमन हुआ था, कोविड। हम सारे तो घर में बंद हो गए, लेकिन हमें तो काम करना था, तो कैसे करें। शायद एक टेक्नोलॉजी ने हमें बचा दिया और वो है इंटरनेट। इंटरनेट न होता तो क्या हो, तो शायद आज वैक्सीन भी नहीं आता, आज भी शायद हम महामारी से जूझ रहे होते। सिर्फ एक इंटरनेट की टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक नई दिशा दिखा दी, और इसीलिए हमें उस वैज्ञानिक को नमन करना चाहिए जिन्होंने हमें ये टेक्नोलॉजी दिया। ये एक ऐसे वैज्ञानिक है जिनके नाम पे चांद का एक क्रेटर का भी नामांकन हुआ है। वैसे इनका और एक पहलू ये है कि वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे। उनके छात्रों में ग्रेट्स लाइक प्रोफेसर मेघनाथ शाह, प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस थे। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, हमारे देश को उन्होंने क्या दिया, तो वो लिस्ट, वो तालिका बहुत लंबी है। 1858 के 30 नवंबर को जब इस महान आत्मा का जन्म बांग्लादेश के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता थे श्री भगवान चंद्र बोस, जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के एक बहुत उच्च पदस्थ ऑफिसर थे। उन्होंने जगदीश बोस को भेजा एक बांग्ला मीडियम के स्कूल में, लेकिन ये बोस की जिंदगी में बदलाव लाया। क्यों बदलाव लाया या कैसे बदलाव लाया? धीरे 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 बोस के जीवन में नेचर के प्रति एक प्यार बनने लगा और बहुत सारे सवाल भी आने लगे। जैसे एक बार उसने अपने पापा से पूछा कि अच्छा, पानी में जो तरंगे होती है वो कैसे बनती है? तो उनके पिता ने कहा कि ये हवा के वजह से बनती है। तो उनका सवाल था कि अच्छा, अगर हवा के वजह से बनती है तो मैं जब पत्थर फेंकता हूँ उसमें भी वैसे ही तरंगे बनती है, तो ये कैसे हो गया? तो उसके पिता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जो आया उनके दिमाग में वो है कि बहुत सारी क्यूरियोसिटी हर दिन उनके मन में भरने लगा। शायद इसी वजह से उनका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण करने की क्षमता इतनी बढ़ गई कि वो हर चीज में ही कुछ न कुछ ढूंढते थे, उसका जवाब ढूंढने लगे। एक मजेदार चीज उनके जीवन में देखा गया, वो है कि उनके पिता उनको नियमित रूप से गांव में होने वाले नाटक को दिखाने के लिए लेके जाते थे। उनके पिता का यह मानना था लोकल कल्चर को जानने के लिए नाटक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नाटकों में
बोस को सबसे ज्यादा पसंद था रामायण और महाभारत। बार बार वैसे ही नाटक को देखना चाहते थे और घर में आकर उसको पढ़ डाला उन्होंने। उनको इतना अच्छा लगा ये रामायण और महाभारत। लेकिन इसमें एक कैरेक्टर है जो बोस को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और वो है कर्ण। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि कर्ण का एक स्टेटमेंट या एक बात उनके मन में डूबा हुआ था, जिसमें कर्ण ये कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपनी परिस्थितियों के ऊपर कंप्लेन नहीं करना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए, उसका उल्टा उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको डोमिनेट करने की कोशिश करना चाहिए, अर्थात अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करना चाहिए। ये बात उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्हें लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ उसमें बहुत सारी चीजें ना भी हो, लेकिन मुझे इससे कुछ सीखना है। यही सीख उन्हें आगे जाके सेंट जेवियर्स स्कूल जब वो कलकत्ता में आए या जब वो लंदन में पढ़ने के लिए गए, सारी जगह पे बहुत मदद की। तो जब वो लंदन से वापस आए देश की सेवा करने के लिए, तो लॉर्ड रिपन ने उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसे अभी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहते हैं, वहाँ पे उन्हें प्रोफेसर के हिसाब से नियुक्त किया। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आ गया कि उन्हें तो बोला गया कि आप तो प्रोफेसर हो, लेकिन आपको तो पैसा कम ही देंगे, क्योंकि अंग्रेज प्रोफेसरों को जो पैसा दिया जाता है उतना पैसा तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। बोस को इस असमानता से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपये भी यहाँ पे पैसा नहीं लूँगा जब तक मेरी सैलरी और अंग्रेज प्रोफेसर की सैलरी को समान कर दिया जाए। तो कॉलेज अथॉरिटी ने कहा यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं बिना पैसे लिए ही पढ़ाऊंगा। अगले 3 साल तक बोस ने 1 पैसा भी सैलरी या तनख्वाह के रूप में नहीं लिया, लेकिन वो पढ़ाते गए। इससे भी बड़ी बात है कि उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए या प्रयोग करने के लिए कोई लैब या प्रयोगशाला का एक्सेस नहीं दिया गया और उन्हें कोई भी इक्विपमेंट या एपरेटस नहीं दिया गया। लेकिन बोस का वही कर्ण के मैसेज फिर से कान में बजे कि परिस्थितियां कुछ भी हो, शिकायत मत करो, इसी से रास्ता निकालो। और बोस एपरेटस या डिवाइस वो खुद बनाने लगे और बनाते बनाते उन्होंने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए जो दुनिया को हिला दी। जैसे उन्होंने रेडिएटर बनाया जो रेडियो वेव जनरेट करता था, उन्होंने रेडियो रिसीवर बनाया जो रेडियो वेव को खींच लेता था। ये देखा गया बाद में कि बोस के बनाए हुए जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूरोप से बनाए हुए इक्विपमेंट से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसी बेहतर इक्विपमेंट के वजह से उन्होंने माइक्रोवेव का आविष्कार किया। उन्होंने अपना ये प्रयोग को पेटेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम विज्ञान को पेटेंट के जरिए बांधना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग इसको इस्तेमाल करें। 3 साल बाद जब ये चल रहा है, कॉलेज वाले हार मान लिए और उनको सैलरी दिया गया ठीक उतना जितना कि अंग्रेज प्रोफेसर को दिया जाता है, और वो भी उनका पिछले 3 साल के सैलरी को पूरा का पूरा उनको दिया गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जो विज्ञान की दुनिया में आएंगे, ये जान ले कि आपको अपने प्रिंसिपल्स में अडिग रहना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स IEEE ने बहुत शोध किया। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ही फादर ऑफ रेडियो एंड वायरलेस कम्युनिकेशन है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। वो है कि बचपन में जो वो नेचर के साथ खेलते थे, वो नेचर उनके दिमाग में बसा हुआ था, और इसी वजह से जब वो फिजिक्स के नए नए प्रयोग करने लगे, नए नए इंस्ट्रूमेंट बनाने लगे, तो उसी इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगा दिया और नए नए इंस्ट्रूमेंट बनाए, जिसमें एक विश्व प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंट है क्रेस्कोग्राफ, जो एक पौधा कितना बढ़ता है पर सेकंड, एक सेकंड में कितना बढ़ता है वो नाप सकते हैं। हमारे लिए ये अनथिंकेबल होता है। ये था उनका जीनियस। और एक चीज़ बहुत हमें अच्छा लगता है, जो मैं आने वाले वैज्ञानिकों के पास बोलूँगा कि वो इस चीज़ को दिमाग में रखे या ध्यान में रखे, वो है कि साधारण इंसान और लेबोरेटरी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया काम साधारण इंसान समझते नहीं है। बोस इसमें भी दिग्गज थे। बोस को हम बोल ही सकते हैं कि वो साइंस फिक्शन के फादर हैं, क्योंकि न केवल वो विज्ञान के अलग अलग नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते थे, लेकिन साथ साथ वो बच्चों के लिए, साधारण इंसान के लिए पॉपुलर मैगजीन लाइक भारतवर्ष, प्रभाषी, ऐसे मैगजीन्स पे रेगुलर लिखते थे। इनफैक्ट
उन्होंने एक स्टोरी लिखा था, निरुद्देश्वर काहिनी, स्टोरी ऑफ द अनट्रेसेबल, जो एक मेजर बंगाली साइंस फिक्शन के रूप में उभरा। मैं आशा करूंगा कि आप सभी पलातक तूफान करके उनका जो साइंस फिक्शन है जरूर पढ़े। उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि एक तेल की शीशी के जरिए एक साइक्लोन को कैसे आप रोक सकते हो। और इसी सोच के तहत उन्होंने नवंबर 30, 1917 को एक मंदिर का स्थापना की और उस मंदिर का नाम है बोस इंस्टीट्यूट। उन्होंने कहा था कि ये कोई लेबोरेटरी नहीं है, ये विज्ञान का मंदिर है, तो इसीलिए आज भी हम लोग इसे वसु मंदिर कहते हैं। शायद उनके बारे में सबसे अच्छी बात कही थी सर नेविल मॉट ने, जो नोबेल लॉरिएट थे फिजिक्स में 1977 के। उन्होंने कहा था जेसी बोस वॉज एटलीस्ट 60 years अहेड ऑफ हिज टाइम, अर्थात जेसी बोस उस समय जो सोचते थे वो 60 साल बाद भी शायद हम सोच पाए। आचार्य जगदीश चंद्र बोस के कृतित्व के प्रमुख बिंदुओं को छुआ साइंस सिटी कोलकाता के क्यूरेटर डॉक्टर शुभ शंकर घोष ने। स्वरांश सौजन्य मनीष भट्टाचार्य, आकाशवाणी कोलकाता। पत्रिका के आरंभ में हमने जिक्र किया वैज्ञानिक अभिरुचि को जागृत करने के बारे में। इस दिशा में बाल पुस्तकों की खास भूमिका है। पिछले दिनों जयपुर में आवा लिटफेस्ट अभिव्यक्ति सीजन 2 में हमारी मुलाकात हुई द जंगल बुक ऑफ राइम्स की लेखिका ज्योत्सना अत्रे से। शीर्षक से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये किताब प्रयास करती है बच्चों को सृष्टि की कुछ दुर्लभ प्राणी प्रजातियों से परिचित कराने का। पूछते हैं ज्योत्सना से। सो ज्योत्सना, इज दिस एन अटेम्प्ट टू, जिसे कहते हैं बच्चों को जूलॉजी के प्रति आकर्षित करना बस, या इसके पीछे कोई और गहरा मकसद है? तो मकसद तो है, बिकॉज यू नो एवरीबडी सेज दीज डेज कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देयर इज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा है, स्पीशीज आर डाइंग, एंड यू नो समबडी शुड डू समथिंग। एंड हमें लगता है कि ये जो somebody है वो probably हमारे बच्चे होंगे। But when we expect a child to grow up and save the earth, then first at least we should teach them to love it. So that is the purpose behind this book, to help a child love their surroundings, the natural surroundings. हम जहाँ से आए हैं उसको हम अच्छे से सहेज के रखें तो there is hope for this planet. ज्योत्सना, चलते चलते ये बताइए कि नर्मदा और जंगलों की नगरी जबलपुर का इसमें कितना हाथ है? जबलपुर में तो हम अभी पहुंचे हैं। आई हैव ऑलरेडी मेट अ कोबरा इन माई बेडरूम, दैट वाज 2 weeks ago. बट ये जब किताब लिखी तो मैं रानीखेत में थी विथ माई हस्बैंड, एंड रानीखेत एज यू नो is an amazingly beautiful natural place. And I think my inspiration for writing this book has come from the forests of Ranikhet. And we had a leopard living in our house. वो रात को निकलता था, and it used to visit us. It used to prowl around the house, and it actually even came into my front yard at 12 in the afternoon. तो मुझे लगता है कि ये सारे जो encounters है, which the army has given us, in the remote areas where they sent us. So those are the reasons why I write. So maybe you will find me writing about a cobra very soon. ये थी द जंगल बुक ऑफ राइम्स की लेखिका ज्योत्सना अत्रे। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। इस माह की कुछ अहम तिथियां जैसे वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, वर्ल्ड एंटीबायोटिक्स अवेयरनेस डे, वर्ल्ड डायबिटीज और एपिलेप्सी डे हमारे स्वास्थ्य, हमारी खुशहाली के बिंदुओं से ही जुड़ी हुई हैं। ये हमें प्रेरित भी करती हैं इन क्षेत्रों में हमारे देश में चल रहे नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में अधिक जानने के लिए। ऐसी उत्सुकता होना भी वैज्ञानिक अभिरुचि का ही द्योतक है। और अब नवोदिता मिश्रा और मनोज माइंडकर को अनुमति दें। नमस्कार।